नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में भरी हुंकार। कहा, शक्ति पूजा की धरती से खत्म होंगे निर्मम अत्याचार। संवैधानिक संस्थानों के अपमान को लेकर ममता बनर्जी को घेरा। महिलाओं से किया महिला आरक्षण कानून का समर्थन करने का आह्वान। चुनावी राज्यों में धुआंधार प्रचार। केरलम में अमित शाह ने किया रोड शो और जनसभा। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी किया प्रचार। असम में राहुल गांधी ने मांगे वोट। प्रचार के दौरान भाषा की मर्यादा भूली ममता। तमिलनाडु में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर स्टालिन और धर्मेंद्र प्रधान आमने सामने। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोप पर भड़की भाजपा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ। शर्मा दंपति ने कानूनी कार्रवाई की दी चेतावनी। सीएम हेमंत ने कहा, राजनीति से प्रेरित आरोप कांग्रेस की हताशा और घबराहट की निशानी। देश में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की आपूर्ति सामान्य। आसानी से मिल रहे हैं छोटे सिलेंडर। पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सलाह। विदेश में फंसे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार ने जताई प्रतिबद्धता। एक और एलपीजी वाहक जहाज ग्रीन आशा ने पार किया हॉर्मुज स्ट्रेट। देश की बंदरगाहों ने कार्गो प्रबंधन में बनाया नया कीर्तिमान। वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन 7.06% की वृद्धि के साथ लक्ष्य को किया पार। और ईरान पर फिर भड़के ट्रंप। हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोलने पर नर्क में धकेलने की दी धमकी। मंगलवार को पावर प्लांट और पुलों पर हमला करने की चेतावनी। और आइए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और चुनावी राज्यों से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल में कूच बिहार से राज्य विधानसभा के चुनाव प्रचार की शुरुआत की। राज्य में 2 चरणों 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल सरकार के कुशासन पर जमकर प्रहार किया। साथ ही ममता सरकार को घुसपैठियों का हितैषी बताया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि इस बार बंगाल में भाजपा की महाविजय पक्की है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के रण में उतरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस की सरकार को कट, कमीशन और करप्शन के मुद्दे पर जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की कट मनी संस्कृति और भय का मुकाबला करने के लिए लोगों के पास भाजपा का भरोसा है। पीएम मोदी सबसे ज्यादा मुखर तृणमूल सरकार के घुसपैठियों को आश्रय देने के मुद्दे पर रहे और उनके घोषणा पत्र के नाम इश्तेहार को लेकर भी राजनीतिक प्रहार किया। 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। आपको भूलना नहीं है, यहां निर्मम सरकार में खुलेआम धमकी दी रही है कि एक खास मजहब के लोग बंगाल में हिंदुओं का रहना मुश्किल कर देंगे। तुष्टीकरण का ऐसा घिनौना खेल बंगाल के सम्मान और बंगाल की संस्कृति को मिटाने का ऐसा षड्यंत्र, लेकिन अब बहुत हो गया। अब बंगाल की पहचान बदलने वालों की विदाई बंगाल ने तय कर ली है। पीएम मोदी ने कहा कि तृणमूल के सिंडिकेट से घुसपैठियों को संरक्षण मिल रहा है, जिससे बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में खतरनाक जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने तृणमूल के एसआईआर का विरोध किए जाने पर कहा कि वे ऐसा सिर्फ अवैध नागरिकों को बचाने के लिए कर रहे हैं। भारत सरकार
घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने के लिए काम कर रही है। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े बड़े देश इस समय गैर कानूनी घुसपैठियों को अपने यहां से निकाल रहे हैं। बड़े बड़े देश निकाल रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों के बचाव में लगी है। इसलिए ये तृणमूल वाले एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार लोकतंत्र को लहूलुहान कर रही है। उन्होंने मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने की घटना का जिक्र किया और कहा कि केवल टीएमसी की उद्दंडता नहीं, बल्कि ये उनका महाजंगल राज का उदाहरण है। मालदा में जो हुआ वो केवल टीएमसी की उद्दंडता ही नहीं थी, ये इस निर्मम सरकार का प्रायोजित महाजंगल राज है। महाजंगल राज है। ये टीएमसी जब न्याय का शिकंजा कसता है तो संवैधानिक संस्थाओं का गला घोंटने का काम करती है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की हर बहन बेटियों के सम्मान और समृद्धि के लिए बीजेपी मैदान में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आएगी तो महिलाओं के सच्चे सशक्तिकरण का रास्ता खोलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा को महिलाओं की पहली पसंद बताया। पीएम ने कहा कि एनडीए सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है। पीएम ने लोकसभा में महिला आरक्षण कानून से संबंधित विचार के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद के विशेष सत्र बुलाने का भी उल्लेख किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के लोगों को आश्वस्त किया कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण करने का काम किया है, उन्हें लोकसभा सीटों का नुकसान नहीं होगा। हमारी सरकार ने लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन देने का कानून बनाया था। पश्चिम बंगाल सहित देश भर की बहनों को 2029 के 2029 के लोकसभा चुनाव से ही इसका फायदा मिले, अब ये सुनिश्चित करने का प्रयास है। इसलिए सरकार ने 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र रखा है। माताओं बहनों का यह हक 40 साल से लटका हुआ है। अब और ज्यादा देरी ठीक नहीं है। और हाँ साथियों, मैं कूच बिहार से देश के सभी राज्यों को फिर भरोसा दिलाता हूं कि जिन भी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम किया है, उनको सीटों के विषय में कोई नुकसान नहीं होगा। सभी का फायदा ही होगा। सभी राज्यों की भागीदारी और सबके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। और वहीं प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में रोड शो किया। आइए देखते हैं भव्य रोड शो की कुछ खास झलकियां।
और वहीं देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा चुनाव जहां चरम पर हैं, वहीं वादे और दावों के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इन चुनावी राज्यों में कैसे हर एक दिन के साथ चुनावी पारा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। देश के 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विभिन्न दलों के नेता व कार्यकर्ता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को केरलम में भाजपा के प्रचार अभियान की कमान संभाली। कोझिकोड में विशाल रोड शो के साथ ही एर्नाकुलम और तिरुवनंतपुरम में जनसभाओं को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब केरलम में एनडीए सरकार बनाने की बारी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केरलम के इडुक्की में जनसभा को संबोधित करते हुए एलडीएफ और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए, ऐसे केरल की रचना करनी। ये एलडीएफ कम्युनिस्ट पार्टी पूरी दुनिया में समाप्त हो गई और यूडीएफ जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है वो पूरे देश में समाप्त हो रहा है। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। हम अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और रोजगार सृजन के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम युवाओं, स्टार्टअप्स और उद्यमियों का समर्थन कर रहे हैं तथा पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त शासन सुनिश्चित कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर भाषा की मर्यादा को लांघती नजर आईं। असंसदीय और अमर्यादित भाषा के साथ केंद्रीय बलों को लेकर उनकी भड़काऊ बयानबाजी चर्चा का विषय है। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद की एक रैली में ईवीएम को लेकर केंद्रीय बलों के खिलाफ लोगों में संदेह पैदा करती नजर आई। ईवीएम मशीन যখন চেক করবেন ভিভিপ্যাট যেন থাকে এটা দেখে রাখবেন, আর ভোট হয়ে গেলেই ওরা কিন্তু অনেক দিন টাইম পাবে। রাতের বেলায় অন্ধকার করে শুধু সিআরপিএফ কে দিয়ে পাহারা দিয়ে আর সেন্ট্রাল ফোর্স কে দিয়ে পাহারা দিয়ে ভেতরে যাতে মেশিন চেঞ্জ করতে না পারে সেই জন্য 24 ঘন্টা পাহারা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে এবং নজর রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। विपक्ष का कहना है कि इस तरह की लगातार टिप्पणियां बंगाल में मतदान के दौरान हिंसा रोकने के लिए तैनात बलों के खिलाफ आम लोगों को भड़काने के समान है। सवाल उठ रहा है कि अगर आगे कोई अप्रिय घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। भाजपा का दावा है कि इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ बंगाल की जनता खुद मैदान में है और लोग राज्य में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ निर्णायक वोट देंगे। स्पष्ट रूप में मैं कह सकता हूँ, इस बार जब चुनाव हो जाएगा 4 मई को भारतीय जनता पार्टी की शासन आ जाएगी। भय मुक्त बंगाल चाहिए, नारी अत्याचार मुक्त बंगाल चाहिए, युवा विरोधी बंगाल मुक्त चाहिए। असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने ताकत झोंक दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने डिमोरिया विधानसभा क्षेत्र के तहत गुवाहाटी के पाथरकोइरी में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के शासनकाल में राज्य में विकास को गति मिली। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने बिस्वनाथ में जनसभा कर कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। वो आसाम जो पिछड़ा हुआ था, वो आसाम जो कटा फटा था, दूर दराज के इलाके में जाना मुश्किल होता था, आज उस आसाम को विकास की नई ऊंचाइयों को देखने का सौभाग्य मिल रहा है। असम में कांग्रेस पार्टी ने 5 निर्णय आपके हित के लिए लिए हैं और हमने मैनिफेस्टो में साफ लिख दिया है, टी वर्कर्स को 450 रुपए दिन के हम देने वाले हैं। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत भाषा मॉडल को लेकर सियासी विवाद छिड़ गया है। एमके स्टालिन ने कहा कि ये नीति असल में हिंदी थोपने का प्रयास है और इससे तमिल जैसी क्षेत्रीय भाषाओं का नुकसान होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एमके स्टालिन राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि केवल हिंदी पढ़ाई जाएगी। प्रत्येक राज्य के निवासियों को अपनी मातृभाषा पढ़ाई जाएगी और इसके अतिरिक्त छात्रों को एक अन्य भारतीय भाषा चुनने का विकल्प मिलेगा। पुदुचेरी में भी चुनाव प्रचार चरम पर है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कराईकल में पार्टी के लिए प्रचार किया।
उधर विधानसभा चुनावों और उपचुनाव के मद्देनजर सख्त निगरानी और प्रवर्तन के लिए बड़ी मात्रा में अवैध सामग्री की जब्ती सामने आई है। निर्वाचन आयोग की सख्त निगरानी में अब तक 651.51 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई हैं और इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरलम पहुंचे। उन्होंने केरलम के कुन्नाथुनाडु में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में सबसे पहले पढ़ा लिखा राज्य केरलम बना। अमित शाह ने कहा कि केरलम के युवा शिक्षित और बुद्धिमान हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त रोजगार के अवसर नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि केरलम के युवाओं को रोजगार यहीं पर मिले और उन्हें अन्य गल्फ देशों में नौकरी की तलाश न करनी पड़े। इस अवसर पर अमित शाह ने राज्य में नई रोजगार योजनाओं और निवेश को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया ताकि स्थानीय युवाओं के लिए अवसर सृजित हो सकें। भारत में सबसे पहले कोई स्टेट लिटरेट बना तो हमारा केरल बना। यहां के युवा शिक्षित, यहां के युवा बुद्धिमान है, परंतु उनके पास नौकरी नहीं है। नौकरी लेने के लिए गल्फ कंट्रीज और दुनिया भर में, देश भर में जाना पड़ेगा। हम ऐसे केरल की रचना करना चाहते हैं जहां केरल के युवा को अपने ही प्रदेश केरल में 100% नौकरी मिल जाए। ऐसे केरल की रचना करनी। और वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए 5 किलोग्राम चावल भेजते हैं, लेकिन वहां कम्युनिस्ट पार्टी का नाम सामने आता है। उन्होंने बताया कि नेशनल हाईवे 66 का 100% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है, फिर भी बड़े बड़े पोस्टर मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के लगते हैं। अमित शाह ने कहा कि नेशनल हेल्थ मिशन के लिए केंद्र 600 करोड़ रुपए भेजता है, लेकिन फोटो लगाने की जगह न होने के कारण मिशन बंद कर दिया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि केरल को आगे बढ़ाने के लिए एनडीए सरकार लाना जरूरी है। गरीब को घर देते हैं, वो इसको लाइफ मिशन के नाम से कम्युनिस्ट पार्टी के सिंबल के साथ गरीब को देते हैं। नेशनल हाईवे 66 100% खर्चा मोदी जी उठा रहे हैं। वहां पर विजयन जी के बड़े बड़े पोस्टर लगा देते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन मोदी जी 600 करोड़ रुपया भेजते हैं, मगर उसमें फोटो लगाने की जगह नहीं है, इसलिए नेशनल हेल्थ मिशन बंद कर देते हैं। काम करे बगैर यश और वोट प्राप्त करने की ये एलडीएफ की कारी इस बार यहां पर नहीं लगने वाली है। केरलम की जनता जानती है कि सारे काम नरेंद्र मोदी जी ने किए। और कोलकाता के बेहाला पश्चिम में स्थित बीजेपी चुनाव कार्यालय पर हमला हुआ। हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें कथित तौर पर टीएमसी कार्यकर्ता हमले को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में पूरी घटना स्पष्ट रूप से कैद हुई है। घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी होने के बावजूद कोलकाता पुलिस मूक दर्शक बनी रही और इस हमले के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में भारी रोष है, जबकि कार्यालय के आसपास की स्थिति तनावपूर्ण है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राज्य की टीएमसी सरकार पर कोलकाता पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि मैंने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त को एक कड़ी शिकायत भेजी है, जिसमें कोलकाता पुलिस का खुलेआम दुरुपयोग करने और उसे अपने निजी निगरानी दस्ते के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया है। जब मैं भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शांतिपूर्वक घर घर जाकर प्रचार कर रहा था, तब सादे कपड़ों में पुलिसकर्मियों को मेरी निगरानी के लिए तैनात किया गया था। वे हर उस मतदाता का पता और पहचान नोट कर रहे थे जो मुझसे मिलने की हिम्मत करता था, ताकि बाद में उन्हें डराया धमकाया जा सके। ये राज्य प्रायोजित मतदाता धमकी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव में एक बड़ी बाधा है। टीएमसी को ये समझ लेना चाहिए कि अब ऐसी चालें नहीं चलेंगी। उनकी मनमानी और तानाशाही के दिन खत्म हो चुके हैं। भवानीपुर के मतदाता पश्चिम बंगाल राज्य के अन्य मतदाताओं की तरह टीएमसी को मुंहतोड़ जवाब देंगे।
असम की सियासत में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के आरोपों पर सख्त रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरह की झूठी और दुर्भावनापूर्ण राजनीति को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयानों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी है। असम में चुनावी सरगर्मी के बीच मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने और अपने परिवार पर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरोपों को झूठा, बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया है। दरअसल पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 3 अलग अलग देशों के पासपोर्ट हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 पासपोर्ट हैं। One is the golden pass of UAE, Abu Dhabi, issued in Abu Dhabi. It is a living document, not an expired document. Number 2, Egypt, living document, living passport, not an expired passport. Number 3, Antigua Barbuda, living passport, not dead, not expired. How can an Indian national have 3 passports of 3 different countries? पवन खेड़ा के इन आरोपों पर मुख्यमंत्री ने तुरंत जवाब देते हुए साफ कर दिया कि सच्चाई अदालत में सामने आएगी। मेरी पत्नी और मैं अगले 48 घंटों के भीतर पवन खेड़ा के खिलाफ आपराधिक और दीवानी दोनों तरह के मानहानि के मुकदमे दायर करेंगे। उनके इन गैर जिम्मेदाराना और मानहानि करने वाले बयानों के लिए उन्हें पूरी तरह से जवाबदेह ठहराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पवन खेड़ा के बयान कांग्रेस पार्टी के भीतर गहरी हताशा और घबराहट को प्रदर्शित करते हैं। असम ऐतिहासिक जनादेश की ओर निर्णायक रूप से बढ़ रहा है। ऐसे में इस तरह के हताशा भरे और निराधार हमले सिर्फ उनकी कमजोर स्थिति को उजागर करते हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने एक्स पर एक और पोस्ट कर पवन खेड़ा के आरोपों का सिलसिलेवार तरीके से खंडन किया। उन्होंने लिखा कि जो दस्तावेज सर्कुलेट किए जा रहे हैं उनमें साफ साफ विसंगतियां दिखाई दे रही हैं। सरनेम में बेमेल, आधिकारिक शर्मा की जगह शर्मा का इस्तेमाल, फोटो संदिग्ध। ये एक सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तस्वीर लगती है, न कि मानक बायोमेट्रिक कैप्चर। UAE ID में विसंगतियां, ID सीक्वेंस अपेक्षित जन्म वर्ष पैटर्न से मेल नहीं खाता। राष्ट्रीयता में गड़बड़ी, जहां एक जगह मिस्र लिखा है वहीं MRZ में अलग देश का कोड दिख रहा है। एंटीगुआ और बारबुडा पासपोर्ट, प्रिंटेड जानकारी और MRZ में एक्सपायरी डेट मेल नहीं खाती। मिस्र पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, प्रिंटेड जानकारी और MRZ में अलग अलग, स्पेलिंग में गलती और अरबी संदर्भ भी गलत। टाइटल डीड का QR कोड संदिग्ध, ये किसी भी प्रामाणिक रिकॉर्ड से लिंक नहीं होता। हालांकि चुनाव से पहले इस तरह के आरोप प्रत्यारोप आम हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के आक्रामक रुख से साफ है कि वो इस मुद्दे को कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तर पर मजबूती से लड़ने के लिए तैयार हैं। DD न्यूज के लिए गुवाहाटी से अश्विनी मिश्र और उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट। और वहीं भाजपा ने पवन खेड़ा के आरोप पर सख्त नाराजगी जताई है। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि असम में कांग्रेस हार के डर से मानसिक संतुलन खो बैठी है। उन्होंने कांग्रेस को हिंदू धर्म विध्वंसक पार्टी बताते हुए कहा कि कांग्रेस का हाथ विदेशी ताकतों के साथ है। वर्तमान कांग्रेस के सर्वोच्च नेता सर्वाधिक विदेश में भ्रमण करते हैं, यानी जिनके पासपोर्ट पे सबसे ज्यादा ठप्पे हैं, और सर्वाधिक भारत विरोधी शक्तियों के साथ गलबैयां करते हैं, और जिनके प्रदेश अध्यक्ष और असम कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता श्री गौरव गोगोई के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर पाकिस्तान के साथ एक दुरभिसंधि का गंभीर आरोप चल रहा है, उस कांग्रेस पार्टी ने आज हमारे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी के ऊपर निराधार, तथ्यहीन और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आरोप लगाने का अत्यंत निंदनीय और गिरा हुआ काम किया है। तमिलनाडु के विल्लीवक्कम विधानसभा क्षेत्र में DMK समर्थित उम्मीदवार कार्तिक मोहन ने आगामी चुनाव को लेकर अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन के समर्थन और उदय सूर्यान चुनाव चिन्ह के साथ
मैदान में उतरे कार्तिक मोहन को अपनी जीत पर पूरा भरोसा है। कार्तिक मोहन घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और डीएमके की योजनाओं व वादों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के बीच पार्टी की योजनाओं को लेकर सकारात्मक माहौल है और गठबंधन दलों का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। दो 2026 तमिलनाडु विधानसभा चुनावों को लेकर कार्रवाई तेज हो गई है। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु में अब तक 170 करोड़ रुपए मूल्य की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। ये जब्ती चुनाव घोषणा के बाद राज्य में बढ़ी निगरानी और लगातार हो रही सख्ती का बड़ा संकेत है। आयोग ने बताया कि राज्य में 30 करोड़ रुपए नकद, 74,000 लीटर से ज्यादा अवैध शराब, 67 करोड़ रुपए मूल्य के ड्रग्स, 8 करोड़ के कीमती धातु और 63 करोड़ रुपए के फ्रीबीज अन्य सामान कब्जे में लिए गए हैं। आपको बता दें कि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाने के लिए तमिलनाडु में अकेले सैकड़ों फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीमें भी तैनात की गई हैं जो 24/7 निगरानी कर रही हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के भीतर कार्रवाई अनिवार्य की गई है। और इसी के साथ जनादेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों का रुख करें तो केरल के तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य आउटरीच कार्यक्रम में चिकित्सा पेशेवरों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य व्यवस्था केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित थी, लेकिन अब देश ने बीमारी की रोकथाम सहित समग्र स्वास्थ्य देखभाल मॉडल अपनाया है, जिसका असर जमीनी स्तर पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। 1947 till 2017 what type of health policy we had? बीमार पड़ो, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ और सारी जिंदगी दवाई खाते रहो और चलते रहो। How our health policy is not only curative, first of all it is preventive, promotive, curative, palliative, rehabilitative and geriatric. So this is how we have taken a complete inclusive healthcare. And it's not only in words, it has been translated now in deeds also. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारत की एक और बड़ी कूटनीतिक जीत। भारतीय जहाज ग्रीन आशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को पार कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। जानकारी के अनुसार ग्रीन आशा एक एलपीजी टैंकर है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश में ईंधन आपूर्ति, समुद्री संचालन और विदेशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियां की हैं। सरकार ने साफ किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करने की अपील की गई है। केंद्र सरकार की ओर से एक बयान में बताया गया है कि एलपीजी आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। डीएसी आधारित डिलीवरी 53% से बढ़कर 90% तक पहुंच गई है। एक दिन में 51 लाख से अधिक घरेलू सिलेंडर वितरित किए गए हैं, जबकि 5 किलो वाले छोटे सिलेंडरों की बिक्री 90,000 से अधिक रही है। मार्च 2026 से अब तक 6.6 लाख छोटे सिलेंडर बिक चुके हैं। सरकार ने नागरिकों को डिजिटल माध्यम से एलपीजी बुकिंग करने और अनावश्यक रूप से एजेंसी जाने से बचने की सलाह दी है। साथ ही देश में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी कि पीएनजी का विस्तार भी तेजी से हो रहा है। मार्च से अब तक 3.6 लाख कनेक्शन चालू किए जा चुके हैं और 3.9 लाख नए पंजीकरण हुए हैं। रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं और पेट्रोल, डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों के असर को कम करने के लिए सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटाई है। सरकार ने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती करते हुए मार्च से अब तक 50,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं। केरोसिन की अतिरिक्त 48,000 किलो लीटर आपूर्ति राज्यों को दी गई है ताकि एलपीजी पर दबाव कम किया जा सके। सरकार ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती करते हुए 50,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं, जबकि 48,000 किलो लीटर अतिरिक्त केरोसिन राज्यों को आवंटित भी किया गया है।
इसके साथ ही सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और देश के सभी बंदरगाह सामान्य रूप से संचालित हो रहा है। खाड़ी क्षेत्र में 17 भारतीय जहाजों और 460 नाविकों पर नजर रखी जा रही है। वहीं विदेशों से भारतीयों की वापसी भी जारी है। 28 फरवरी से अब तक 7,02,000 से अधिक लोग भारत लौट चुके हैं। ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित वापस लाया गया है और उड़ानों की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। विदेश मंत्रालय 24/7 स्थिति पर नजर रख रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी में कुकिंग गैस को और आसान और सुलभ बनाने की कोशिशों के बीच बेंगलुरु में 5 किलोग्राम वाले FTL गैस सिलेंडर अब आसानी से मिल रहे हैं। भारत गैस के ये छोटे मिनी सिलेंडर शहर के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर उपलब्ध हैं, जिसमें एक सिलेंडर, रेगुलेटर और सेफ्टी पाइप भी शामिल है। इन सिलेंडर को सिर्फ एक ID प्रूफ के साथ लिया जा सकता है। करीब 2,000 से 2,500 रुपए की कीमत वाले ये सिलेंडर छोटे, हल्के और पोर्टेबल हैं। और ये सिलेंडर जिन्हें कहीं भी आसानी से ले जाया जा सकता है। बिना किसी लंबी प्रक्रिया के तुरंत इस्तेमाल की सुविधा होने के कारण ये सिलेंडर खासतौर पर छात्रों, कामकाजी लोगों, शहरी प्रवासियों और छोटे परिवारों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। सुश्रीमा बेहरा, सेल्स ऑफिसर, बेंगलुरु LPG टेरिटरी ने बताया है कि भारत गैस का 5 किलोग्राम FTL मिनी सिलेंडर खासतौर पर माइग्रेंट वर्कर्स और छोटे उपयोग के लिए सुविधाजनक है, जिसे आसानी से कहीं भी रखा और इस्तेमाल किया जा सकता है। करीब 2,000 से 2,500 रुपए में रेगुलेटर और सुरक्षा पाइप के साथ मिलने वाला यह सिलेंडर एक व्यक्ति के लिए लगभग 1 महीने और परिवार के लिए 15 से 20 दिन तक चल सकता है। भारत गैस मिनी, जिसका हम कैंपेन आज कर रहे हैं, 5 kg FTL जिसको बोलते हैं, ये अक्रॉस OMC तीनों पेट्रोलियम इंडस्ट्री मिलकर कर रहे हैं। मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं हमारे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लेवल पे आके या फिर बस स्टेशन पे या स्टॉप पेज पे आके काम करते हैं फॉर ए टाइम पीरियड, तो उनके लिए बहुत लाभवान है। बिकॉज ये 5 kg का FTL है, बहुत सुविधा से कोई भी उसको रख सकता है अपने पास। इसके साथ हम एक रेगुलेटर और सुरक्षा होस पाइप भी दे रहे हैं, जिसका टोटल कॉस्ट अगर हम निकालेंगे तो 2,000 के करीब होता है। तो ये अगर कोई अकेला इंसान है, एक वर्कर है, तो आराम से वो 1 महीने तक चला सकते हैं। एंड कोई फैमिली पर्सन है तो 15 से 20 दिन तक आराम से चला सकते हैं। भूमि भारत गैस बेंगलुरु के मालिक केसी लिगितेश ने बताया है कि 5 किलोग्राम वाले FTL सिलेंडर अब देश भर में भारत गैस के सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर आसानी से उपलब्ध हैं। करीब 2,000 से 2,500 रुपए कीमत वाले इन सिलेंडरों के लिए सिर्फ एक ID प्रूफ की जरूरत होती है और इन्हें देश में कहीं से भी लिया जा सकता है। So we have launched 5 kg FTL cylinders, which is easily available at all Bharat Gas distributors ship across India. It is cost about 2,500, with just one ID proof is required, and you can get a connection any Bharat Gas distributor across the country. और बिहार की राजधानी पटना के बेली रोड इलाके में घरेलू गैस सिलेंडर की उपलब्धता को आसान बनाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस पहल के तहत 5 किलोग्राम के छोटे LPG सिलेंडर, जिन्हें छोटू या भारत गैस मिनी के नाम से जाना जाता है, उपभोक्ताओं को सीधे और आसानी से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि गैस सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को एड्रेस प्रूफ देने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक वैध पहचान पत्र के आधार पर भी कोई भी व्यक्ति ये सिलेंडर प्राप्त कर सकता है। इससे खासकर प्रवासी मजदूरों, छात्रों और अस्थायी रूप से शहर में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिल रही है, जिन्हें पारंपरिक गैस कनेक्शन लेने में अक्सर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों के मुताबिक यह अभियान केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य गैस की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना और कालाबाजारी जैसी समस्याओं को कम करना है। छोटे, हल्के और किफायती ये सिलेंडर अब जरूरतमंद उपभोक्ताओं के लिए एक सुविधाजनक विकल्प बनकर सामने आ रहे हैं। तो भारत सरकार की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की ओर से जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं या स्टूडेंट्स हैं, वो उनके लिए गैस उपलब्ध कराने के लिए भारत गैस मिनी जो 5 kg FTL सिलेंडर है, उसकी एक मुहिम चलाई जा रही है। तो इसमें जहाँ जहाँ पे भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं जिनको गैस की उपलब्धता में अभी कष्ट कहीं पर भी हो रहा है, तो ये भारत गैस मिनी वो आसानी से ले सकते हैं।
इसमें केवल एक आईडी कार्ड उनको चाहिए। एड्रेस प्रूफ की कतई इसमें ज़रूरत नहीं है। इसको फ्री ट्रेड एलपीजी हम लोग बोलते हैं। तो ये ईजी है, उनको इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है और इसकी रीफिल भी कराना उतना ही सुगम है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच भारत में ईंधन का पर्याप्त भंडार मौजूद है और इसकी सुचारू रूप से आपूर्ति भी की जा रही है। साथ ही समुद्री सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री सुरक्षा और विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारियों का भरोसा दिया है। सरकार ने बताया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य बनी हुई है। ऐसे में नागरिकों को घबराकर खरीदारी से बचने की सलाह दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी रिफाइनरियां उच्च क्षमता पर काम कर रही हैं और देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद उपभोक्ताओं पर बोझ कम करने के लिए केंद्र ने पेट्रोल और डीजल पर 10 रुपए प्रति लीटर की एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जबकि खुदरा कीमतें स्थिर रखी गई हैं। पैनिक बुकिंग को रोकने, वितरण प्रणाली को सुचारू रखने और वितरकों के पास भीड़ कम करने के लिए सरकार लगातार एलपीजी बुकिंग के लिए डिजिटल माध्यम अपनाने की अपील कर रही है, जिसके चलते ऑनलाइन बुकिंग में वृद्धि हुई है और लगभग 95% बुकिंग अब डिजिटल माध्यम से हो रही है। वहीं डिलीवरी में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणाली का उपयोग 53% से बढ़कर 90% तक पहुंच गया है। इसके अलावा 5 किलोग्राम के छोटे FTL सिलेंडरों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की गई है, जिन्हें बिना एड्रेस प्रूफ के खरीदा जा सकता है। सरकार के इस कदम से लोगों को बड़ी राहत मिली है। मोस्टली हम फोकस कर रहे हैं हमारे जो माइग्रेंट्स वर्कर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज लेवल पे आके या फिर बस स्टेशन पे या स्टॉप पेज पे आके काम करते हैं फॉर ए टाइम पीरियड, तो उनके लिए बहुत लाभवान है। बिकॉज ये 5 kg का FTL है, बहुत सुविधा से कोई भी उसको रख सकता है अपने पास। So we have launched 5 kg FTL cylinders, which is easily available at all Bharat Gas distributors ship across India. It is cost about 2,500, with just one ID proof is required, and you can get a connection any Bharat Gas distributor across the country. माहौल इस तरह से बनने की वजह से क्या हो रहा है, पैनिक बुकिंग हो जाती है कि भाई मेरे पास सिलेंडर है, मैं एक और भर के रख लूं। हालांकि गैस पर्याप्त रूप में उपलब्ध है और कहीं कोई कमी नहीं है। इन सब के बीच सरकार ने PNG यानी पाइप्ड नेचुरल गैस के विस्तार पर भी जोर दिया। मार्च 2026 से अब तक 3.6 लाख नए कनेक्शन जोड़े गए, जबकि 3.9 लाख से अधिक उपभोक्ताओं ने नए कनेक्शन के लिए पंजीकरण कराया है। राज्यों को PNG नेटवर्क के विस्तार में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिए हैं कि वे जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती से कार्रवाई करें। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए नियमित प्रेस ब्रीफिंग। केंद्र ने नागरिकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें, ऊर्जा की बचत करें और अनावश्यक खरीदारी से बचें, ताकि आपूर्ति व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। वहीं विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर विदेश मंत्रालय लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। मंत्रालय के अनुसार 28 फरवरी से अब तक लगभग 7,02,000 यात्री विभिन्न देशों से भारत लौट चुके हैं। साथ ही ईरान में फंसे 345 भारतीय मछुआरों को सुरक्षित स्वदेश लाया गया। वहीं पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने जानकारी दी है कि सभी भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और पिछले 24 घंटों में किसी भी भारतीय ध्वज वाले जहाज से जुड़ी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। देश के सभी प्रमुख बंदरगाहों पर परिचालन सामान्य बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के माध्यम से अफगानिस्तान में आई बाढ़ और भूकंप के बाद भारत द्वारा अफगानिस्तान के मदद के रूप में जरूरी सामानों को उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। उन्होंने एक्स पर किए गए पोस्ट में लिखा है कि हाल ही में आई बाढ़ और भूकंप के कारण अफगानिस्तान के लोगों को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में भारत ने राहत एवं बचाव सामग्री, जिसमें रसोई के सामान, स्वच्छता किट, प्लास्टिक शीट, तिरपाल, स्लीपिंग बैग आदि शामिल हैं, उपलब्ध कराई है। भारत अफगानिस्तान के लोगों के एक साथ एकजुटता से खड़ा हुआ है और इस चुनौतीपूर्ण समय में मानवीय सहायता और समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, मुझे ईरान के विदेश मंत्री का फोन आया, हमने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। पश्चिम एशिया में जंग लगातार खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 48 घंटे की चेतावनी ने हालात को और विस्फोटक बना दिया है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी टकराव अब खुली सैन्य कार्रवाई की दहलीज पर पहुंच चुका है और इसके असर अब दुनिया भर की अर्थव्यवस्था से लेकर आम लोगों की जेब तक दिखाई देने लगे हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। ईरान को स्टेट ऑफ हार्मुज खोलने की मियाद अब खत्म होने को है। इसी बीच ट्रंप ने एक बार फिर चेताया है कि ईरान पर कहर टूटने में अब बस 48 घंटे बाकी हैं। जवाब में ईरान ने बड़ा पलटवार करते हुए कहा है कि आओ हम तुम्हारे लिए नरक के दरवाजे खोल देंगे। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जंग 37वें दिन भी जारी है। मिसाइल और ड्रोन हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। इस बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे में हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ कहा कि समय सीमा खत्म होते ही ईरान के पावर प्लांट और पुल निशाने पर होंगे। ट्रंप की चेतावनी, 48 घंटे में फैसला करें वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पावर प्लांट और पुल होगा निशाने पर। ईरान ने ट्रंप के अल्टीमेटम का मखौल बनाते हुए उसे बेबस, घबराहट और बेवकूफ़ी भरा बयान बताया। वहीं IRGC के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फकारी ने चेतावनी दी है कि अगर इलाके में तनाव बढ़ा तो पूरे इलाके को नरक में बदल देंगे। इलाके को नरक में बदलने के अपने अभियान में ईरान ने आज कई हमले किए। ईरान ने कुवैत पर बड़ा हमला किया है। ईरान ने कुवैत के 2 बिजली और जल शोधन संयंत्रों पर ड्रोन से हमला किया। ईरान ने बहरीन, UAE के एल्युमिनियम प्लांट और इजराइल पर भी हमले किए। हालांकि अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भर नहीं, लेकिन इस जंग की आंच अब अमेरिका तक भी पहुंच रही है। पेट्रोल $4 प्रति गैलन के पार, डीजल $5.5 के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। ईंधन महंगा होते ही अमेजोन ने डिलीवरी पर सरचार्ज लगाया और एयरलाइंस ने बैगेज की फीस बढ़ा दी है। यानी जंग की तपिश से अब आम अमेरिकी भी झुलस रहे हैं। पश्चिम एशिया में जुबानी और बारूदी लड़ाई हर बीतते दिन के साथ और भी उग्र नजर आ रही है। दोनों पक्ष में से कोई भी पक्ष पीछे हटता नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम एशिया जारी संघर्ष अब अमेरिकन के जेब पे असर डाल रही है। यानी कल तक संघर्ष से बेपरवाह अमेरिका के लिए अब युद्ध पर्सनल हो गया है। सेंट किट्स एंड नेविस के विदेश मंत्री डेंजिल डगलस का नई दिल्ली पहुंचने पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उनकी ये भारत यात्रा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है और इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को नए क्षेत्रों तक विस्तार देने पर भी चर्चा की जाएगी। इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण आकर्षण भारत में सेंट किट्स एंड नेविस के उच्चायोग के उद्घाटन का कार्यक्रम भी है। इससे दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। 2 से 8 अप्रैल के बीच मनाए जा रहे साधना सप्ताह के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिकों की प्रशासनिक क्षमता निर्माण के लिए आयोजित एक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से न केवल वैज्ञानिकों बल्कि उच्च शिक्षण संस्थानों से जुड़े लोगों को भी प्रशासनिक पदों के लिए जरूरी प्रशिक्षण दिया जा सकेगा। इस मौके पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देश भर के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों को जोड़ने वाले वेब पोर्टल उन्नति का भी उद्घाटन किया। इस पोर्टल को क्षमता विकास आयोग द्वारा तैयार किया गया है। Self-learning may not always be specific, absolute, and also maybe more time consuming. And therefore, we have an institutionalized learning process here. I'm sure this experiment or experience which we gain by having this kind of a program for scientists will also be taken benefit of by the universities, the academic institutions, because there also it is equally as much important. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देते हुए सरकार ने जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर देश में कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को हटाकर 1000 से अधिक अपराधों को तर्कसंगत बनाना है, जिससे आम नागरिकों और व्यवसायों पर कानूनी बोझ कम होगा।
सरकार ने हाल ही में जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 को पारित कर देश में कानूनी और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इसका उद्देश्य छोटे अपराधों में सजा के बजाय सुधार और नागरिकों तथा व्यवसायों के लिए एक अधिक सरल और भरोसेमंद प्रणाली तैयार करना है। यह विधेयक छोटे और तकनीकी अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर उन्हें जुर्माने और प्रशासनिक कार्रवाई के दायरे में लाने का प्रावधान करता है, जिससे आम नागरिकों और व्यवसायों पर कानूनी बोझ कम होगा। विधेयक के तहत 79 केंद्रीय कानूनों के 784 प्रावधानों में संशोधन किया गया है, जिनमें से 717 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग दोनों को बढ़ावा मिलेगा और अनुपालन की प्रक्रिया सरल होगी। सरकार के इस कदम का लोगों ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे उन्हें जीवन यापन में आसानी के साथ साथ व्यापार करने में भी सुगमता होगी। The Jan Vishwas bill is a path-breaking bill. It's based on the trust-based governance that the government had announced that this government will be based on trust and trusting people. It's groundbreaking piece of legislation because it strengthens the relationship between the citizens and the government. इस विधेयक के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग कर शिकायतों का समाधान तुरंत किया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। Jan Vishwas bill promotes the use of technology to make these processes more efficient and accessible. So there are digital platforms which will be deployed as part of this initiative. There will be central tracking and resolving of complaints, making it easier for citizens to engage with the system, monitor the progress of their cases and receive updates in real time. कुल मिलाकर विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को हटाकर 1000 से अधिक अपराधों को तर्क संगत बनाना है। इससे नियामक वातावरण में सुधार हो और व्यवसायों और नागरिकों दोनों के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। कुछ राज्यों में हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और पाला पड़ने से फसलों का काफी नुकसान हुआ है। किसानों की परेशानियों को देखते हुए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संज्ञान लेते हुए कृषि मंत्रालय के अधिकारियों को फसल क्षति की समीक्षा करने और संबंधित राज्यों के अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी इकट्ठा करने का निर्देश दिया। कृषि मंत्री ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि चिंता न करें, संकट की इस घड़ी में मोदी सरकार किसानों के साथ है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री आज संबंधित राज्यों के कृषि मंत्रियों से फसल क्षति के संबंध में भी चर्चा भी करेंगे। भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत प्रमुख बंदरगाहों ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के दौरान सामूहिक रूप से 915.17 मिलियन टन कार्गो का प्रबंधन किया है, जो कि 904 मिलियन टन के वार्षिक लक्ष्य से अधिक है। ये पिछले वर्ष की तुलना में 7.06% अधिक है, जो इस क्षेत्र की मजबूत रिकवरी, बेहतर दक्षता और निरंतर विकास को दर्शाता है। ये ऐतिहासिक उपलब्धि बंदरगाहों की अवसंरचना के आधुनिकीकरण, लॉजिस्टिक्स की दक्षता बढ़ाने और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के तहत भारत को एक अग्रणी नौवहन राष्ट्र के रूप में मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए परिवर्तनकारी सुधारों और रणनीतिक निवेशों के प्रभाव को रेखांकित करती है। ये प्रदर्शन प्रमुख बंदरगाहों में निरंतर वृद्धि को दर्शाता है, जिसमें दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण 160.11 मीट्रिक टन के साथ शीर्ष पर है। इसके बाद पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण 156.45 मीट्रिक टन और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण 102.01 मीट्रिक टन पर है। विशाखापट्टनम बंदरगाह प्राधिकरण, मुंबई बंदरगाह प्राधिकरण, चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण और न्यू मैंगलोर बंदरगाह प्राधिकरण सहित अन्य प्रमुख बंदरगाहों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है। उत्तरी सिक्किम में भारी भूस्खलन की घटना सामने आई है। लाचेन क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से कट गया है। भूस्खलन के चलते कई पर्यटकों के फंसे होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हुआ, जिससे सड़क मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। प्रशासन और राहत एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास भी किए जा रहा है।
सिक्किम में भूस्खलन। उत्तरी सिक्किम में भारी भूस्खलन अन्य क्षेत्रों से लाचेन का संपर्क कट चुका है। कई पर्यटकों के फंसे होने की भी खबर है। राहत और बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ मेडिटेशन लीडर्स का रविवार को समापन हो गया है। 3 दिनों तक चले इस कार्यक्रम के समापन सत्र में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, आचार्य चिदानंद सरस्वती सहित तमाम दिग्गज लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति के द्वारा 3 किताबों का विमोचन भी किया गया। बुद्धा CEO, क्वांटम फाउंडेशन और आयुष मंत्रालय के परस्पर सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में मानसिक और आंतरिक शांति, समग्र जीवन शैली, ग्लोबल पीस फॉर फोकस रहा है और इसके साथ ही गवर्नमेंट, हेल्थ केयर, एजुकेशन, कॉरपोरेट सेक्टर में मेडिटेशन को कैसे बढ़ाया और प्रसारित किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई है। उपराष्ट्रपति ने इस मौके पर कहा है कि भगवान के बारे में हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन एक बात तय है, आत्म परिवर्तन और आत्मनिरीक्षण से ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। और ध्यान एक ऐसा साधन है जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। यह हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने और उसे विकसित करने का अवसर देता है। Every coin got its own 2 sides. Even the worst speaker also can give you one very special message. That is where our consciousness, in reshaping ourselves, introspecting our own inside, all these things can happen. And meditation is one instrument that enlightens everybody. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समुद्र दिवस के अवसर पर देश की समृद्ध समुद्री विरासत को याद करते हुए इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि राष्ट्रीय समुद्री दिवस हमें भारत की गौरवशाली समुद्री परंपरा और इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों की अहम भूमिका की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि इनकी मेहनत और समर्पण देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास जताया कि भारत अपने समुद्री क्षेत्र की अपार संभावनाओं का प्रभावी ढंग से उपयोग करता रहेगा, जिससे देश को एक समृद्ध और सशक्त भविष्य की ओर अग्रसर किया जा सके। 21वीं सदी के इस कालखंड में भारत का मैरीटाइम सेक्टर तेज गति और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। हमने 100 साल से ज्यादा पुराने कॉलोनियल शिपिंग लॉज को हटाकर 21st सेंचुरी के मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक लॉज लागू किए हैं। ये नए कानून स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स को एम्पावर करते हैं, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी को बल देते हैं और साथ ही पोर्ट मैनेजमेंट में डिजिटलाइजेशन का भी विस्तार करते हैं। मैरीटाइम इंडिया विजन के तहत 150 से अधिक नए इनिशिएटिव शुरू किए गए। इनसे मेजर पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हुई है। टर्न अराउंड टाइम में भारी कमी आई है। क्रूज टूरिज्म को भी नई गति मिली है। हमें गर्व है कि आज भारत के पोर्ट डेवलपिंग वर्ल्ड के सबसे एफिशिएंट पोर्ट में गिने जाते हैं। कई मामलों में तो वो डेवलप वर्ल्ड के पोर्ट से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बाबू जगजीवन राम की जयंती पर उन्हें याद करते हुए कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री एवं देश के रक्षा मंत्री रहे बाबू जगजीवन राम जी की जन्म जयंती पर मैं उन्हें नमन करता हूं। सामाजिक न्याय और भारत की रक्षा उनके जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। राष्ट्र के विकास और उसकी रक्षा में उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। पोषण का महत्व सभी के लिए है, लेकिन जीवन की कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाओं में सही पोषण लेना बहुत जरूरी होता है। गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है, आइए इस पर देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पोषण हर आयु के लोगों के लिए आवश्यक है, लेकिन
जीवन की कुछ विशेष अवस्थाओं में पोषण का महत्व और भी अधिक हो जाता है। गर्भावस्था में पोषण की आवश्यकता अधिक होती है। गर्भवती महिला व गर्भस्थ शिशु के लिए सही पोषण मिलना आवश्यक है। गर्भावस्था में महिला जो खाती है और जिस तरह से रहती है, उसका सीधा असर उसके होने वाले बच्चे पर पड़ता है। पोषण है वो पूरा नहीं है तो महिला कमज़ोर रहेगी, महिला को प्रॉब्लम रहेगी कि जैसे उनको बीमारी हो सकती है, जैसे उनका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनके अंदर उनका वज़न पूरा ग्रोथ नहीं हो सकता, वो हो सकता है उन्हें अनीमिया हो सकता है और अनीमिया के होने की वजह से उनको सारे लक्षण हो सकते हैं और फिर उनको आगे जाके और बीमारी हो सकती है। और वही जो चीज़ है, क्योंकि जो माँ खुराक लेती है वो बच्चे पे बहुत असर करती है, तो वो बच्चे के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं होगी तो बच्चा छोटा होगा, कमज़ोर होगा, फिर बच्चा का टाइम से पहले डिलीवरी हो जाएगी और बच्चा जो है, जो बच्चे टाइम से पहले डिलीवर हो जाते हैं उन्हें नर्सरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है और फिर आगे जाके जब वो बच्चे बड़े होते हैं तो उनमें भी ये सब चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे अनीमिया या और भी बीमारियाँ। तो गर्भावस्था एक आइडियल टाइम है जब महिला का न्यूट्रिशन पूरा होना चाहिए। पौष्टिक भोजन गर्भावस्था के दौरान वजन को सही तरह से बढ़ाने में मदद करता है, बच्चे के विकास में सहायक होता है। गर्भावस्था के दौरान ब्लड शुगर यानी शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। बच्चे के लिए और उसकी सेहत के लिए फोलिक एसिड और आयरन भरपूर मात्रा में हो। और ये फोलिक एसिड कैसे मिल सकता है? आप वही बीन्स, ग्रीन बीन्स और पीस जिसमें फोलिक एसिड होता है, वो आप उसकी वेजीज में इंक्लूड करिए। उसको जरा ध्यान रखिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। और ये भी ध्यान रखना है आयरन को किस फॉर्म में देना है। प्रेगनेंसी में आयरन लेना है, लेकिन आयरन के साथ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी जरूरी है। तो दोनों के बीच में गैप रखिए, आयरन को खाली पेट नहीं खाइए। आयरन होता तो है पालक में, पर वो आयरन का पालक सारा नष्ट हो जाता है जब आप उसको तेल में भूनते हैं। कम से कम फ्राई करके पालक को दीजिए तो पालक का आयरन उसकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगा। गर्भावस्था के दौरान आहार में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण और जल पोषक तत्व शामिल होने चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सावधानी रखना और सही पोषण लेना आवश्यक है, जिससे माँ और शिशु दोनों ही स्वस्थ और सुरक्षित रहें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।